जो टॉपिक कवर किया है वो टॉपिक था कि डेटे को सिंगल वैल्यू से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वैल्यू डेटे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आल्दो हम डेटे का मीन तो कैलकुलेट कर लेते हैं, और मीन क्या है, सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट्स द डेटा, लेकिन मीन होता है। मीन का मतलब होता है MEAN, मीन का मतलब होता है सेल्फिश, खुद गर्ज। तो मीन इसलिए है कि बहुत सारी डेटा वैल्यूज हैं, हम उनका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, और जब ये पूछा जाए उससे कि बाकी वैल्यूज किधर हैं, तो कहता है इधर उधर ही होंगी, मेरे इर्द गिर्द ही कहीं होंगे, मुझे नहीं पता वो कौन किधर है, कितना मेरे करीब है या कितना मेरे दूर। तो मीन की यही डेफिनेशन है, ऑल द वैल्यूज इन द डेटा अराउंड अबाउट दिस नंबर। तो मीन कहता जी मैं बस मेरी वैल्यू ये है, मेरी ज़ात तक अगर पूछे तो मेरा आंसर 40 है। आप कहेंगे आपने तो बाकी वैल्यूज की रिप्रेजेंटेटिव, मैं तो बाकी वैल्यूज कहाँ पर है, वो कहता है इधर उधर ही होंगी, मेरे इर्द गिर्द ही कहीं होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता वो मेरी कौन सी वैल्यू मेरे कितना करीब है या कितना दूर है। इसलिए हम कहते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज अ कंसाइज मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सिंगल वैल्यू से ही डेटा प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जस्ट वन वैल्यू, येट इट इज इनएडुकेट फॉर सेवरल रीजन। कहता फिर भी ये इनएडुकेट है, क्यों? इट गिव्स नो इंडिकेशन ऑफ इट्स रिलायबिलिटी। कितना अगर लाई करे तो ना कि मेरे इर्द गिर्द ही हैं, पता नहीं। अब छोटी सी एग्जांपल है, 2 और 49 51 का मीन कैलकुलेट करूंगा 50। इससे पूछा जाए बाकी वैल्यू किधर है, 2 जिनका तुम मीन हो, वो कहेगा मेरे इर्द गिर्द ही कहीं होगी। तो ठीक है ना, एक 49 एक 51 है, तो बड़ा उसने ठीक है, करीब भी थे उसके। एक डेटा है 2, दूसरी वैल्यू 98, मीन इसका भी 50। जब इससे पूछा कि किधर है भी बाकी 2 वैल्यू, वो कहता मेरे इर्द गिर्द ही होंगी। लेकिन ये तो बहुत फर्क है, 2 कहाँ 50 के राउंड अबाउट है, 98 कहाँ 50 के राउंड अबाउट है। तो हमें मीन से ये आइडिया नहीं होता कि वैल्यूज आर राउंड अबाउट दिस नंबर, हाउ मच राउंड अबाउट, कितना उसके करीब है, कितना उसके दूर है, कितनी कुछ में वेरिएशन आ रही है। तो इससे हमें बिल्कुल इस चीज़ का जो है वो आइडिया नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए फिर हमें जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो करनी है, हमें वेरिएशन को मेजर करना है, मेजर ऑफ वेरिएशन। इसे हम डिस्पर्शन कह देते हैं, या इसे हम मेजर ऑफ स्प्रेड का नाम देते हैं। Although arithmetic mean is a concise method of presentation of a statistical data, yet it is inadequate for several reasons. For example, it gives no indication of its reliability. हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये जो मीन है, ये जो डेटा वैल्यूज हैं, ये राउंड अबाउट दिस नंबर है, तो कितना किसके करीब या कितना किसके दूर है। It is possible that the average of two data are same. अभी जो मैंने एग्जांपल दी, एक 49 एक 51, एवरेज 50, एक 2 एक 92, एवरेज 50, तो ये पॉसिबल है कि दोनों डेटा सेट्स की एवरेज सेम हो। It is possible that the average of two data sets are same, but even then, two data sets may be quite different with respect to variation among the values in the each data। कहता लगने में, देखने में तो यही लगेगा कि क्योंकि दोनों डेटा सेट का मीन 50 है, तो इससे शायद यही आइडिया हो कि जी दोनों डेटा सेट एक जैसे हैं जिनका मीन जो 50 आ रहा है। लेकिन जब हम ओरिजिनली उस डेटे को देखते हैं तो हमें डेटा क्वाइट डिफरेंट नजर आता है, और उसकी रीजन ये है कि उस डेटा वैल्यूज की वेरिएबिलिटी बहुत थी, आपस की स्प्रेड ही बहुत थी। लाइक ये दो डेटा सेट्स हैं, डेटा सेट 1, एक रीडिंग 49 एक 50 एक 51 आ रही है, एक रीडिंग 49 एक 50 एक 51 आ रही है, दो डेटा, उसमें 3 रीडिंग्स हैं। अब जो दूसरा डेटा सेट है उसकी रीडिंग है 0 50 एंड 100, तो 2 डेटा सेट्स हैं। अगर आप पहले डेटा सेट की बात करें, अगर आप पहले डेटा सेट की बात करें तो पहले डेटा सेट में तो वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रीडिंग जो है 49 50 और 51 है।
जबकि दूसरे डेटा सेट को अगर आप देखें तो उसमें तो बहुत वेरिएशन आ रही है, एक रीडिंग 0 है, एक 50 है, एक 100 है। बाय कंपेयरिंग मीन्स दोनों डेटा सेट का मीन 50 है, बोथ डेटा सेट लुक सेम but quite different in terms of variability among values within each data। कि अगर हम मीन से इनकी कैलकुलेशन करें तो पहले डेटे का मीन 50, दूसरे डेटे का मीन 50। हम तो रूटीन में यही करते आ रहे हैं कि जी मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मीन तो दोनों के 50 आ रहे हैं। अब बताएं डेटा कैसा आपका, जी ठीक ही एक जैसे ही हो गए, क्योंकि उसका भी 50 है उसका भी 50 है। लेकिन अगर हम डेटे को देखते हैं, कहते हैं ये तो नहीं सही जो हम कंक्लूड करने जा रहे हैं कि बोथ डेटा सेट जो है वो एक ही तरह के हैं क्योंकि मीन जो उनके एक जैसे आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। बाय कंपेयरिंग मीन बोथ डेटा सेट्स लुक सेम बट क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबिलिटी अमंग वैल्यूज विद इन ईच डेटा। इसके लिए हमें ज़रूरत है वेरिएशन मेजर करने, इसे डिस्पर्शन भी बोलते हैं, इसे स्प्रेड भी कहते हैं, फैलाव, वैल्यूज का कितना फैलाव है, कितनी वैल्यूज में डिस्पर्स हैं, कितनी वेरिएशन है। तो हमें ये भी जरूर अपने डेटा सेट में नोट करना चाहिए, वरना मीन हमें यही शायद समझा दे कि जी एक ही बात है, ये एक ही तरह के, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन डेटा सेट में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब फर्ज करें ना आप कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो, एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट है, रीडिंग नोट करने के लिए है, आपने किसी वो इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लिया है, वो रीडिंग नोट करनी थी आपने वो इंस्ट्रूमेंट से एक कोई रीडिंग नोट की, उसने उस रीडिंग को कहा कि ये रीडिंग 60 है, आपने क्या नोट कर लिया कि चले ये रीडिंग 60। उसके बाद आपने कहा दोबारा ज़रा इस इंस्ट्रूमेंट से दोबारा रीडिंग नोट करते हैं। जब आपने वही एक्सपेरिमेंट वही सारा कुछ दोबारा ज़रा रीडिंग नोट की तो इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। उसने कहा ये 60.2 रीडिंग है। थर्ड टाइम नोट की तो वो 59.8 आ गई। ठीक है ना। तो आपके लिए ये तो वेरिएशन आ रही है, एक ही तरह का है, उसी तरह की हम चीज़ करते हैं, उसी तरह को हम उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन किसी दफ़ा वो रीडिंग जो है वो 60 आ रही है, किसी जगह 60.2 आ रही है, मेरे पास नहीं, किसी जगह पर वो 60 आ रही है, किसी जगह पर 60.2 आ रही है, किसी जगह पर 59.8 आ रही है। ये तो वेरिएशन आ रही है इस इंस्ट्रूमेंट में। ओके, हम कहते हैं चले अच्छा ज़रा उसका मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन कैलकुलेट किया तो 60 आया। ये ज़रा मतलब इम्पोर्टेड इक्विपमेंट था, इम्पोर्टेड आपने ख़रीदा था, अच्छा आपको 10, 12, 20 हज़ार रुपये कॉस्ट थी। एक आपको इंस्ट्रूमेंट लोकल मार्केट में भी मिल रहा है, एक स्टूडेंट कहता जी वो इतना है, हम जरा लोकल मार्केट वाला वही इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे, काम तो उसने वही करना है। ठीक है जी, वो ले आया। अच्छा, जब उसने रीडिंग पहली दफ़ा नोट की तो उसकी भी 60 आ गई। ठीक है ना। दूसरी दफ़ा कहा कि अच्छा दोबारा चेक करें, दूसरी दफ़ा चेक किया तो रीडिंग आ गई 40। हाँ, पहली दफ़ा 60 और दूसरी दफ़ा उसी चीज़ की नोट की तो 40 आई है। तो थर्ड टाइम इसको अटेम्प्ट करते हैं, अब उसने 80 दे दी। पहली दफ़ा 60, दूसरी दफ़ा वही दोबारा चेक किया कंफर्मेशन के लिए 40, तीसरी दफ़ा चेक किया तो 80। अब अगर आप इसकी भी एवरेज करें वो भी 60 ही आती है, और अक्सर हमारी आदत होती है एवरेज बताएंगे। तो जो आपने इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट खरीदा था एवरेज उसने भी 60 ही दी। ठीक है ना। और जो आपने लोकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा था एवरेज तो उसकी भी 60 ही आई है। तो क्या मैं कह दूं दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेम रिलायबल है? ऊपर वाला तो कह सकता हूँ 60, 60.2, 59.8 ऑलमोस्ट करीब करीब रीडिंग दे रहा है ना अपनी एवरेज पे। लेकिन ये क्या बात हुई, एक दफ़ा 60, एक दफ़ा 40, एक दफ़ा 80, आप भाई एवरेज की बात तो कर रहे हैं, वो तो ठीक ही आ रही है ना। तो अभी तक क्योंकि हम ज़्यादातर मीन ही कैलकुलेट डेटे का करते हैं और उसी बेस पे ही डिसीजन कर लेते हैं, तो अब आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक आप डेटा की विद इन डेटा वैल्यूज वेरिएशन ना देख लें, ताकि आपको ये थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि डेटा में वैल्यू सारी मीन तो नहीं होती, मीन की सराउंडिंग में इर्द गिर्द उसके करीब ऊपर नीचे ही होगी। हाउ मच क्लोज और फार अवे वैल्यूज फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा, तो ये कैसे है, इसको हमने अब मैयर करना। measure the variation, measure the variation present among the values in the data
विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल नंबर। वेरिएशन मेजर करेगा डेटा की, लेकिन एक सिंगल नंबर से डेटे की वो आपको वेरिएशन बता देगा। सो मेजर ऑफ वेरिएशन are the summary measures of the spread of values in the data। कितना डेटा आपकी वैल्यूज में फैलाव है, स्प्रेड है, डिस्पर्शन है, वेरिएशन है, क्या वैल्यू बड़ी बंच की तरह बड़ी करीब करीब ही हैं या बहुत ज़्यादा उन पर वेरिएशन आ रही है, अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तो नहीं बताएगा मीन। वो कहेगा बट ठीक है मैं मीन ही हूँ, मीन इज मीन, मैं मीन हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, मैं नहीं बता रहा, पर मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मैं वैल्यू कहाँ पर बता पाऊँ, बस इतनी इन्फॉर्मेशन मुझसे सुन ले, इधर इधर उधर ही होगी, कहीं ढूंढ ले। तो वेरिएशन आपको एक्चुअली स्प्रेड बताएगी, वेरिएबिलिटी बताएगी। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी along with the measure of dispersion gives an adequate description of the statistical data। दोनों मिक्स करके देखना। डॉक्टर कहता ना ये दवाई केले खाओगे तो इतना बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप ये 7 मेडिसिन यूज नहीं करोगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो दैट्स अ वेरी, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं डिनाई कर रहे, दैट्स अ वेरी गुड, इज अ बिग अचीवमेंट कि सारे डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अब पता चल रहा है जी इतना काम तो कर लिया है, लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगी अगर हम डेटा की वेरिएबिलिटी साथ ना स्टडी की या हमें ना पता हुआ, तो फिर वही बात होगी कि जी लोकल इंस्ट्रूमेंट की एवरेज भी 60 रीडिंग है, इंपोर्टेड की भी 60 है, तो दोनों खरीद लें, कोई एक खरीद ले, लोकल सस्ता तो ये ले। लेकिन जब इंटरनली आपने उसकी हरकतें देखी हैं कि कभी वो 60, कभी वो 40, कभी वो 80, तो ये तो फिर बहुत अनरिलायबल हो गया ना, क्योंकि इसकी तो वेरिएबिलिटी बहुत आ रही है। वेरिएशन को अब हमने मेजर कैसे करना है, इसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में लेके जाते हैं। ब्रॉड कैटेगरीज के लिए एक है डिस्टेंस बेस्ड मेजर, ये सेम कंसेप्ट के साथ है, और एक है सेंट्रल बेस्ड मेजर्स। वो जो डिस्टेंस बेस्ड मेजर्स है उसमें दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला है रेंज। अब डिस्टेंस बेस से नाम से नजर आ रहा है कि इसमें ना हम वैल्यूज का कोई डिस्टेंस लेंगे, आपस में डिफरेंस लेंगे। भाई वेरिएशन में तो यही होता है ना कि कितना का आपस का वेरी है, कितना का आपस का डिस्टेंस है। जिनका कम होगा हम कहेंगे वेरिएशन कम है, और जिनका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा हम कह देंगे ये वेरिएशन ज्यादा है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये डिस्टेंस बेस्ड मेजर्स है। यानी कि ये जो दो फार्मूले हैं, रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज, बेसिकली ये कॉन्सेप्चुअली डिस्टेंस की बेस पे हम लोग इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि रेंज क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इसके फार्मूले से की बजाय मैं ज़रा एक इसकी कैलकुलेशन ज़रा परफॉर्म करता हूँ आपके लिए। देखते हैं कि फिर उस कैलकुलेशन को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम उसकी जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करते हैं। फर्ज करें एक डेटा सेट मेरे पास है, कुछ वेट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके वेट है। एक जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट हमारे पास है 2 kg कह दें, दूसरे ऑब्जेक्ट का वेट है 5 kg, तीसरा जो है वो 6 kg, और एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट है 10 kg। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें नज़र आ रहा है सारे ऑब्जेक्ट्स के वेट एक जैसे नहीं है, उनमें वेरिएशन है। अब वेरिएशन तो मेजर करनी है, और डिस्टेंस बेस्ड मेजर कह रहा है डिफरेंस कर लें। एक वे ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि पहली जो दो वैल्यूज हैं, यानी कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो वेट डिफरेंस है वो 3 kg आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन पहला और तीसरे का जो वेट डिफरेंस आ रहा है वो 4 kg है। आप कहते ठीक है, ये भी नोट कर लेते हैं। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ का वेट डिफरेंस जो है वो 8 kg आ रहा है। अब आपने नोट कर लिया 3 kg, 4 kg और 8 kg। लेकिन सेकंड और थर्ड का डिफरेंस तो 1 kg है, वो भी नोट कर लिया हमने। फिर सेकंड और फोर्थ का भी वेट 5 kg डिफरेंस है, एंड देन 3, 4 का भी नोट कर लिया, वो 4 kg। आपका जी बता दिया आपको। देखें एक डिफरेंस, कुछ वैल्यूज का डिफरेंस 3 का है, कुछ का वेरिएशन 4 की आ रही है, कुछ में 8 आ रही है, कुछ में 1 आ रही है, कुछ में 5 आ रही है, कुछ ही 2 में 4 आ रही है। ये तो आपने इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी सुना दी, तो समझ नहीं आ रही 2 कहे, 3 कहे, 4 कहे। जबकि हमने स्टार्ट में ये कहा था कि मेजर ऑफ वेरिएशन तो वो वेरिएशन होती है जो सिंगल नंबर से बताए वेरिएशन। यहाँ तो हम 6 नंबर बता रहे हैं, और वो भी
वैल्यू 4 है और उसको समरी बनाने के लिए आपने 6 वैल्यूज का सहारा लिया होगा, ये तो ठीक नहीं है। आइडिया यही है कि डिस्टेंस ही बताएं, और बड़ा अच्छा किया आपने, हर एक का बता दिया, लेकिन इतनी डिटेल से बताने का इसलिए फायदा नहीं हो रहा कि हमें समझ ही नहीं आ रही। कह तो रहा हूँ कि इतनी तफसील से तो बता रहा, हम कहे तफसील से तो बता। देखें, कभी कोई बात, कोई शख्स आपसे बात करता है ना, और वो आधा घंटा आपसे वो आपको कोई चीज़ बताई जा रहा है, आधा घंटा हो चुका है उसे, वो गरीब बड़ी तफसील से बता रहा है। सारा कुछ बताने के बाद ना आप बड़े आराम से कह जाते हैं, यार क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ ही नहीं आ रही आपकी, कि आपका मकसद क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे 2 लफ्जों में अपना मुद्दा बयान करो ना। अब ये शायद उसे कह रहे हैं। यहाँ पर भी अब यही हो रहा है कि मैं आपको इतनी डिटेल से बता रहा हूँ कि 2 वैल्यूज में इतनी वेरिएशन, फिर इतनी, और आपके भी कुछ समझ नहीं आ रही, 3 की है, 4 की है, 1 की है, 5 की है, क्या कहेंगे हम। तो आप तो कह रहे थे सिंगल वैल्यू से बताना ज्यादा ईजी है, तो फिर आप क्या करें। यह है सबसे बड़ी वेरिएशन 8। बस आप इसे बता दें, इसे 1 को बता दो 8। आप कहेंगे इससे क्या मुराद होगी, इसको अब लोग समझे कैसे। आप उनको ये बता दें कि ये जो वेरिएशन मैंने आपको जो 8 बताई है, ये वो वाली वेरिएशन है जो कि 2 वैल्यूज के दरमियान जो ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन हो सकती है, वो 8 है। हाँ, ये बात तो वाकई सही है कि कोई भी वेरिएशन 8 से ज्यादा नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम वेरिएशन बिटवीन एनी 2 वैल्यूज इन द डेटा। तो बजाय इसके कि आप हर एक की वेरिएशन बताएं, जो वेरिएशन सबसे बड़ी हो सकती है बस वो एक बता दें, वो बाकी सारे खुद ही समझ जाएंगे कि जी इस डेटा सेट में इससे ज्यादा वेरिएशन जो है वो हो भी नहीं सकती। और ये नोट करें, मैंने ये 2 कैसे कैलकुलेट किया है। सबसे बड़ी वेरिएशन उस वक्त आएगी जब डेटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू और डेटा की लार्जेस्ट वैल्यूज की आप वेरिएशन कैलकुलेट करोगे, वही सबसे बड़ी वेरिएशन आएगी। इस फार्मूले को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज तो फिर बड़ा आसान नहीं हो गया। दिस वन इज द रेंज। क्या फार्मूला होगा रेंज का? द रेंज ऑफ अ डेटा सेट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू, लाइक दिस वन। बजाय इसके कि हर 2 वैल्यूज की आप वेरिएशन बताओ, सिंपल जो सबसे ज्यादा बड़ी वेरिएशन आ सकती है किसी भी 2 वैल्यूज की वो बता दो, और समझने वाला उसको ये समझेगा कि यस आई कैन अंडरस्टैंड, although the values are varying from one another, some of the values are close to each other, so its variation small. Some of the values are far away from each other, its variation is large, but no any 2 values variation exceed that one. This is the maximum variation between any 2 values. यही डेटा की रेंज। Like the following data represents the plant height in centimeter for 2 varieties of wheat, Pak 81 and Lu 26। 2 wheat की varieties हैं। एक तो वैरायटी को हम पाक 81 का नाम दे रहे हैं, ये वीट वैरायटी है, और एक वीट वैरायटी लू 26 है। उनके प्लांट्स दिए गए। जो पाक 81 के प्लांट्स हैं उसमें पहले प्लांट की हाइट 80 है, फिर 82 है, 83, 85, 86 एंड सो ऑन 90। जो दूसरे वैरायटी है लू 26, वहाँ जो प्लांट हैं उनकी हाइट 50, 81, 83, 85 एंड लास्ट वन इज 90। उसने कहा डेटे में वेरिएशन आ रही है, बिल्कुल दोनों डेटा में वेरिएशन आ रही है। पाक 81 के प्लांट्स में भी वेरिएशन है और लू 26 की वैरायटी के प्लांट्स में भी वेरिएशन है। किसी को बताना हो कि जी इसमें क्या वेरिएशन आ रही है, तो इसमें वेरिएशन के लिए आप कहेंगे मुख्तलिफ हैं। प्लांट में 2 सेंटीमीटर की भी है, 4 की भी है, किसी में 8 की भी है। तो क्यों ना ये बता दें ये 10 की, और यहाँ से समझे जाएगा कि पाक 81 के जो प्लांट्स हैं आपस में मुख्तलिफ उनकी वेरिएशंस आ रही हैं, लेकिन कोई भी वेरिएशन जो है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम बस यही हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब जरा दूसरे की बात करें। जो लू 26 के प्लांट्स हैं उसमें मिनिमम हाइट आ रही है 50, मैक्सिमम 90, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 40। और जब आप इतना किसी को बताओगे तो वो फौरन कहेगा अच्छा इसका मतलब है लू 26 के जो प्लांट्स हैं उनमें
जो वेरिएशन आ रही है, हाल तो 40 से कम ही है, लेकिन 40 तक हो सकती है। और जो पार्क 81 के जो प्लांट्स हैं उनकी वेरिएशन अप टू 10 हो सकती है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती ना। इंफॉर्मेशन तो यही है। तो रेंज डेटे की ऐसे ही कैलकुलेट कर। मैंने टिपिकली एग्जांपल ऐसे ली कि जिसमें एक तो आपको रेंज कैलकुलेट करना सिखा दिया मैंने कि जी बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम से रेंज आ जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक उसका डिसएडवांटेज भी आपसे डिस्कस किया। और उसका डिसएडवांटेज एक्चुअली ये है कि देखिए, अगर आप दोनों प्लांट्स को देखते हो तो आपको इस वैल्यूज को अगर आप छोड़ दो लाइक दिस वन, तो आपको कोई खास वेरिएशन नहीं नजर आ रही डेटा में, ऑलमोस्ट एक ही तरह के हैं। इसमें भी देखने में अपेरेंटली एक ही नजर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आपने रेंज कैलकुलेट की है, वो मैसेज तो आपको इतना लग रहा है कि इसमें तो 4 गुना ज्यादा नजर आ रही है। वो 10 है तो ये 40 है। मैं नहीं कह रहा कैलकुलेशन मिस्टेक है, कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन रेंज उस वक्त आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती अगर डेटा में कोई आउटलायर आ रहा है। पढ़ा था ना लास्ट टाइम कि आउटलायर क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज और स्मॉल रीडिंग इन द डेटा, रेंज इन्फ्लुएंस हो जाएगा, रेंज आपको मिसलेड करेगा, रेंज से हमें ट्रूली डेटा का नहीं पता चलेगा। तो यही इसका ड्राव है। और दूसरा रेंज का डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो है ना, इट इज सिंपल टू कैलकुलेट, इजी टू मैनेज, ये तो एडवांटेज की बात हो गई। लेकिन अगर इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी लगे हुए हैं, ये नहीं है कि ये बड़ा आसान है हम इसी तरह यूज किया करेंगे। इसका डिसएडवांटेज इसके साथ जो अटैच है, ये मैंने ऐसे ही एक डॉट डायग्राम आपको प्रेजेंट की है। ये लूट 26 के प्लांट्स हैं, ये पार्क 81 के प्लांट्स हैं। इनकी वेरिएबिलिटी अगर आप नोट करें, ये वैल्यू आपको फोर्स कर रही है। अगर आप वैसे देखें, स्प्रेड की बात करो, थोड़ा सा मैंने इलिप्स से बना के, तो ये ज्यादा वैल्यूज में डिस्पर्शन है, यहाँ वैल्यूज आपस में करीब है, स्वाइस वैल्यू है। लेकिन मसला क्या ना, रेंज की, तो इससे रेंज को तो आपने ये लेना है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू और माइनस मैक्सिमम आएगी। एक मैक्सिमम लेंगे और एक मिनिमम लेंगे, तो रेंज तो फिर स्प्रेड करके यहाँ तक जाएगी। अगर आप इस वैल्यू को एक्सक्लूड करके देखो तो आपको कोई खास रेंज नहीं, बल्कि इसमें आपको ज्यादा नजर आ रही है, इसमें कम नजर आ रही है, ठीक है ना, फैलाव उसका। लेकिन साथ अगर ये भी शामिल करोगे तो ये तो फिर फैलाव काफी ज्यादा हो जाता है। तो रेंज का यही एक डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज तो रेंज का ये है, मैंने ऐसे जरा दो डेटा सेट एक्सप्लेन किए। पहले डेटा सेट में जो वैल्यूज आपके साथ डिस्कस की जा रही है वो है इग्नोर्स द वे इन विच द डेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले डेटा में एक वैल्यू 7 थी, एक 8 थी, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, 6 वैल्यू थी। 7, 8, 9, 10 और 11 बड़ी सिस्टमेटिकली स्मूथली ये वैल्यूज हैं वो हैं। लेकिन जो दूसरा डेटा सेट है उसमें एक वैल्यू 7 है, एक 10 है और 3 12 है। वो मैंने 12 थोड़ा सा ऐसा कर लें। अब यहाँ पर रेंज की बात करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 12, मिनिमम 7 तो 5। यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू तो 12 भी आएगी, मिनिमम 7 आएगी, रेंज इसकी भी 5 आएगी। तो रेंज तो दोनों जगह 5 आ रही है। लेकिन अगर आप नोट करें डेटे को इंटरनली, वो कहेंगे ये डेटा बड़ा सिस्टमेटिकली चल रहा है, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ या वैल्यू शुरू में आ जाती है या आखिर में आ जाती है, रेंज कहती है दोनों में डिस्पर्शन एक जैसी है, ये तो बात ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, रेंज एक्चुअली इन दो वैल्यूज को पढ़ती है, बाकी वैल्यू को पढ़ती ही नहीं, देखती नहीं है बाकी डेटा क्या है। उसने सिर्फ इस वैल्यू को पढ़ा और इस वैल्यू को पढ़ा, दरमियान में क्या चल रहा कहता ये कोई पता नहीं क्या चल रहा है, हमने तो ये दो लेने हैं बाकी ठीक है कह रहे। जैसे वो स्टूडेंट पेपर देते हैं ना, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि टीचर बस ऊपर वाली 2 लाइनें पढ़े और आखिर की 2 लाइनें पढ़े, बीच में हमने क्या बरूद पढ़ा हुआ, ये ना ही पढ़े तो बेहतर है, बस पढ़ के नंबर लगा दे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है रेंज का, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 वैल्यू से कैलकुलेट होना है, इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशन टोटली इसकी इग्नोर हो जाती है। So that's why this is the first disadvantage of range. It totally ignores the intermediate observation. ये तो हो गया इसका एक डिसएडवांटेज। अब दूसरा, ये जो नीचे मैंने डेटा सेट लिखा हुआ है, इसमें इसमें तो वेरिएशन है ही नहीं, यहाँ थोड़ी सी वेरिएशन स्टार्ट हुई और बहुत कम वेरिएशन है। रेंज कैलकुलेट करेंगे 5 - 1 तो 4 आ रहा है।
ये भी वही डेटा सेट है, ऑलमोस्ट उसी तरह से ही है। हाँ, एक रीडिंग 120 आ गई, रेंज कैलकुलेट की 119, और मैं आपको कहूँ जी एक डेटा में 4 की वेरिएशन मैक्सिमम हो सकती है, एक में 119 तक हो सकती है। तो आपने तो फौरन कहना जी दूसरा डेटा सेट तो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्पर्शन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाई एक वैल्यू के अगर आप इसे देखें ज़रा, बाकी क्या है, बाकी तो डेटा भी शायद उसी तरह का ही है, ठीक है ना। तो रेंज से जो दो डिसएडवांटेज है रेंज के वो यही है, एक तो ये इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशंस को टोटली इग्नोर करती है, तो दोनों एक्सट्रीम्स के अंदर क्या हो रहा है ये बिल्कुल कोई इन्फॉर्म ही नहीं करता, उसको ये यूज ही नहीं करता। और सेकंड जो रेंज का ड्रॉबैक है वो ये है कि दैट इज सेंसिटिव टू द आउटलायर्स। डेटा में आउटलायर आ जाते हैं, आउटलायर था ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल या लार्ज ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। अब कितनी क्लास स्मॉल हो आउटलायर कहेंगे, वो भी हम इस चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज या स्मॉल रीडिंग आ जाए, उससे रेंज इन्फ्लुएंस होगी, उससे रेंज इफेक्ट होगी, और हमें डेटा की मिसलीड करेगा हमें। तो रेंज के दो डिसएडवांटेज ऑफ रेंज, ये तो हो गया दो डिसएडवांटेज। उससे पहले अगर कोई भी डेटा सेट हो, फर्स्ट करें एक एग्जांपल लिखेंगे, लिखें शाबाश, कॉपी से निकालें अपनी और एग्जांपल लिखें। फाइंड range of data, find range of data। ये पार्ट आपने करना है 8 8 8 8 and 8, 5 वैल्यूज हैं, 5 की 5 वैल्यूज ही डेटा में वो 8 आ रहे हैं, ठीक है, 8 5 की 5 वैल्यूज ही 8 आ रहे हैं। बी पार्ट -4 0 -8 -10, -4 0 -8 एंड -10। ये दो डेटा सेट्स मैंने आपको दिए हैं, आपने जल्दी से इनके आंसर्स मुझे बताने हैं कि इधर रेंज का आंसर क्या आ रहा है और इधर रेंज का आंसर क्या है। जो कैलकुलेट कर लेगा वो मुझे हैंड रेस करेगा और बताएगा कि जी क्या आंसर उसने फाइंड आउट किया। शाबाश, जल्दी से। सर ए पार्ट का 0 है और सेकंड पार्ट का -10 है। -10 आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी वैल्यू सेकंड पार्ट में क्या है? 0 सबसे बड़ी वैल्यू 0 है, ठीक है। 0 माइनस साइन लगा लिया आपने, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -10। अब जरा लिखिएगा अपनी कॉपी पर 0 माइनस और ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा -10, तो क्या आंसर आएगा? सर +10 आएगा। +10, ठीक है जी, +10। तो एक दो चीजें इसमें मैंने आपको समझानी थी। एक चीज आपको ये समझाई है कि अगर डेटा में सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं तो रेंज तो वेरिएशन मेजर करता है, तो वेरिएशन तो आ ही नहीं रही, 0। एक तो ये चीज बतानी थी कि व्हेन देयर इज नो वेरिएबिलिटी इन द डेटा इट्स रेंज इज 0 होगी, वेरिएशन तो है ही नहीं इसमें। दूसरी, रेंज का कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। बड़ी वैल्यूज में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो नेगेटिव कैसे आएगा? इस डेटे की बड़ी वैल्यू जो है वो 0 है, लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज 0 हियर, माइनस, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है -10, और जब ये आप ये माइनस करेंगे तो ये +10, तो 10। तो रेंज की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज क्या हो सकती हैं, तो हम कहेंगे कि रेंज जो है वो किसी भी सूरत में नेगेटिव आंसर नहीं ले सकती। हाँ, कम से कम 0 ले सकती है,
बड़ी वैल्यूज की कोई इसके ऊपर लिमिट नहीं है कि जी कितना, ये तो वैल्यूज पे डिपेंड करता, हो सकता है बड़ी वैल्यू 15 मिलियन हो, छोटी वैल्यू 1 मिलियन हो, तो 14 मिलियन आ गया ना रेंज का आंसर। अब बड़ी वैल्यू की कोई लिमिट है तो काउंटिंग की तो लिमिट नहीं है बड़ी की बड़ी वैल्यू, इसलिए रेंज की कोई लिमिट नहीं होगी। हाँ, लोअर लिमिट जरूर है, ये नेगेटिव नहीं होगी, कम से कम 0 और बड़ी से बड़ी इसकी कोई लिमिट हमारे पास नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी रेंज जो है 0 या 0 से बड़ी लेकर जरा प्लस इंफिनिटी से कम जो भी वैल्यू है उसमें आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गई रेंज क्या है, रेंज की कैलकुलेशन कैसे करनी है, रेंज क्या बताती है, और रेंज की पॉसिबल जो वैल्यूज है वो क्या हो सकती है, तो वो 0 से लेके लेस देन इंफिनिटी एनी वैल्यू, पॉजिटिव होगी नेगेटिव नहीं। अब इस रेंज वाला जो इशू आ रहा है, इसको अब हम कैसे कवर कर सकते हैं। आप क्या करें कि जब डेटा सेट है, ज़ाहिर है डेटा सेट अरेंज करेंगे ना, तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर मिनिमम, मैक्स और मिन, और आपने रेंज कैलकुलेट की मैक्स माइनस मिन, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, और जिसकी वजह से अगर कोई आउटलायर आ गया तो वो भी आ गया, एक प्रॉब्लम। दूसरा, इसने वैल्यू 2 यूज की और तो वैल्यूज को पूछा तक भी नहीं। इसका एक वे है, और वो ये है कि आप अपने डेटा सेट के क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर आते हैं, Q1, Q2 और Q3, 3 क्वार्टाइल्स आप डेटा सेट के कैलकुलेट कर लें। ये बात बजाय इसके कि आप वैल्यूज ले, आप 3 क्वार्टाइल करके, ये मैक्सिमम क्वार्टाइल होगा आपका और ये मिन क्वार्टाइल होगा। आप रेंज ही कैलकुलेट करें लेकिन क्वार्टाइल्स की ना करें, सॉरी वैल्यूज की ना करें, आप क्वार्टाइल्स की रेंज करें। रेंज ही करें, वैल्यूज की नहीं, क्वार्टाइल्स की करें। अब जब आप क्वार्टाइल्स की रेंज करेंगे तो मैक्सिमम क्वार्टाइल तो है Q3 माइनस, और मिनिमम क्वार्टाइल्स है Q1, Q3 माइनस Q1, वो थी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब हम कह रहे हैं मैक्सिमम क्वार्टाइल माइनस मिनिमम क्वार्टाइल, तो इसको भी रेंज ही कहेंगे, लेकिन ये रेंज वैल्यूज की नहीं है, ये तो क्वार्टाइल्स की है, जिसकी वजह से इसे इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो IQR भी एक अप्रूव्ड वर्जन है रेंज का, जिसके 2 फायदे। पहला फायदा कि अगर डेटा में को आउटलायर आएंगे वो तो या इस एंड पर होंगे या वो आउटलायर इस एंड पर होंगे, और रेंज कैलकुलेशन होनी है यहाँ से, यहाँ तो आउटलायर नहीं ना हो सकता, वैल्यू तो एक्सट्रीम होती है, बड़ी वैल्यू वो यहाँ टेल पे जाएगी, लार्जेस्ट टेल पे, या वो स्मॉलेस्ट टेल पे आएगी। रेंज में तो उसने यूज होना ही होना था, रेंज में तो वैल्यू उसने रोल प्ले करना ही करना था, लेकिन क्वार्टाइल्स में तो यहाँ तो नहीं ना आउटलायर हो सकते। तो एक जो आउटलायर वाला प्रॉब्लम था वो IQR में कवर हुआ। दूसरा एडवांटेज देखने में, तो जो Q1 है ये आपके लिए, इसमें तो 2 ही वैल्यू इस्तेमाल हुई है, Q1 इस्तेमाल हुआ है, Q3, बात ठीक है, लेकिन ये Q1 क्या सिंगल वैल्यू नहीं, ये तो एक रिप्रेजेंटेटिव है, लोअर वैल्यू नहीं है, ये लोअर 25% वैल्यूज का एक रिप्रेजेंटेटिव है। Q3 अपर वैल्यूज नहीं है बल्कि अपर 25% वैल्यूज का रिप्रेजेंटेटिव है। तो फिर मैं कह सकता हूँ 25% का रिप्रेजेंटेटिव ये है, 25% का ये है, तो क्या इसकी कैलकुलेशन में मिडल वाली जो 50% वैल्यूज है इसने नहीं रोल प्ले किया, ये जो मिडल में 50 आ रही है, बिल्कुल। तो इसकी कैलकुलेशन में देखने में 2 वैल्यूज, लेकिन ये 50% वैल्यूज ने आप समझ लें कि अपना इसमें रोल प्ले किया है, या इसमें आप समझ लें कि 50% वैल्यूज का फ्लेवर है, या 50% वैल्यूज की इंफॉर्मेशन है। रेंज में तो सिर्फ 2 वैल्यूज की इंफॉर्मेशन होती थी, एक पहली और एक आखिरी, बस दैट्स ऑल, बाकी दरमियान में क्या हो रहा है वो रहने दे दिया। लेकिन यहाँ पर ये इसकी इम्प्रूव वर्जन है। तो जो दोनों प्रॉब्लम रेंज में आ रहे थे, IQR ये दोनों प्रॉब्लम आपको रिजॉल्व करना है।
The inter-quartile range of a set of data is the difference between the third quartile, which is the largest, and the first quartile, which is the smallest. It is the range for the middle 50% of the data. जो दरमियान की 50% वैल्यू इसमें रोल प्ले करे. It overcomes the sensitive to the extreme data values. ये दोनों प्रॉब्लम जो रेंज में आ रहे थे, ये दोनों कि जी सिर्फ बिल्कुल 2 ऑब्जर्वेशन डेटे की यूज कर रहा था तो कम से कम ये 50% तो कर रहा है. और सेकंड जो प्रॉब्लम आ रहा था कि वो जो आउटलायर की सेंसिटिविटी थी वो कम से कम इसने कवर कर दी, वो अब आउटलायर सेंसिटिव नहीं होगी. तो दैट्स व्हाई ओवर द रेंज वी प्रेफरेबली यूज IQR. लेकिन मतलब ये नहीं है कि मुझे रेंज निकाल दें. फिर आपने किताबों में क्यों रखी है? देखिए, आप ही अपने कुछ साइंस के फार्मूले पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है डिसएडवांटेज और एडवांटेज. तो अगर किसी फार्मूले में 10-12 डिसएडवांटेज है, 7-1-2 एडवांटेज है, तो आप निकालना चाहिए ना. लेकिन हो सकता है उसकी वो खूबी किसी और फार्मूले में ना हो. फिर क्या करेंगे? किसी फार्मूले में वो एक खूबी जो आपको चाहिए और वो एक ही फार्मूले में है, चाहे उसके डिसएडवांटेज साथ लगे, तो फिर क्या करेंगे? क्या वो मेडिसिन जिसके साइड इफेक्ट होते हैं लोग नहीं खाते? बीमारी के लिए, कैंसर के लिए मेडिसिन है तो आप उसके 10-12 ड्रॉबैक नेगेटिव्स भी हैं, खाते हैं ना. आप कहेंगे जो मेन इसने काम करना वो किसी और ने नहीं करना, साथ साइड इफेक्ट है, क्या करें, लेकिन इसके अंदर जो पोटेंशियल इस मेडिसिन में किसी और में तो नहीं है ना. खानी तो यही है, साइड इफेक्ट प्रोटेक्ट करेंगे साथ. तो होता क्या है, किसी फार्मूले को आपने यूज करना है और ऐसी रीडिंग यूज करनी है जिसमें ज्यादा सारी वैल्यूज की रोल प्ले ना हो. सिर्फ हम कह जी हमें तो कम से कम वैल्यू देखनी है और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देखनी है, तो रेंज ही तो कैलकुलेट करेंगे. जैसे अगर आप टीवी में देखें और आपको टेम्परेचर बताया जाता है, डेली टेम्परेचर, तो 2 ही तो रीडिंग बताते हैं. कम आज फैसलाबाद का कम से कम टेम्परेचर ये रहा, ज्यादा से ज्यादा ये रहा है. इसके अलावा तो तीसरी को कोई ऑब्जर्वेशन की बात ही नहीं करते. तो इस बेस पे आप लोग कहेंगे कि हमारे पास रेंज ही तो एक वाहद ऑप्शन बचती है जो कि 2 डेटा वैल्यू कैलकुलेट होती, एक पहली और एक आखिरी. इंटरक्वार्टर रेंज क्या है? इंटरक्वार्टर रेंज ये है कि आप डेटे को रेंज करके, फर्ज करें ये डेटा मैंने उसको इस तरह से कुछ अरेंज कर दिया है और इसके बाद आप इसके 3 पोर्शन कर देते हैं, Q1, Q2, Q3. रेंज के साथ जो 2 मसले थे कि ये जी दरमियान वाली वैल्यू इंटरमीडिएट वैल्यूज तो लेती ही नहीं है, ठीक है ना. इसने इसका सॉल्व किया है. 25% अगर आप ये छोड़ दें, 25, क्योंकि इसके ऊपर 25% डेटा होता है ना ऊपर, तो फिर ये मिडिल 50% आ गया. तो अगर आप क्वार्टाइल्स की रेंज कैलकुलेट करते हो, क्वार्टाइल्स की, इसका नाम मैंने IQR रखा हुआ है, दैट इज IQR. तो इसने 50% डेटा तो यूज किया है ना, एक इसने सोल्यूशन तो दिया रेंज का. सेकंड, आउटलायर हमेशा एंड्स पर आएंगे, या इस एंड पर आएंगे या इस एंड पर आएंगे. क्वार्टाइल्स ने यहां से कैलकुलेट होना है, यहां तो आ ही नहीं सकते, यहां तो आउटलायर हो ही नहीं सकते. अगर यहाँ आउटलायर नहीं होंगे तो फिर आप कहेंगे कि सिंपली आप 3 पोर्शन करेंगे, Q3 और Q1 का डिफरेंस लेने के से IQR बोल देते हैं. IQR Q3 माइनस Q1, ये IQR है. तो इट ओवरकम द सेंसिटिविटी टू द एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा विच इज IQR. अब वही डेटा सेट जो ऑलरेडी था जिसमें रेंज कैलकुलेट की थी, और चूंकि आउटलायर भी था इसमें, और हमें एक इंफॉर्मेशन ये मिल रही थी कि इसमें 40 और इसमें है, मैंने दोबारा से तरह रेंज ही कैलकुलेट की. वही मैसेज आया है कि जी LU-26 के प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा वेरिएशन कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पाक 81, और इसमें जो कि आउटलायर भी है इसलिए उसने यहाँ रोल प्ले करना है और रेंज ने आउटलायर से इन्फ्लुएंस भी होना है. अब Q1, Q2, Q3 आपको ऑलरेडी मीन के चैप्टर में बताए जा चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स. उन फार्मूलों को यूज किया मैंने और IQR कैलकुलेट कर दिया. ये पहले डेटे का Q3 है, ये पहले डेटे का 1 है, ये दूसरे डेटे का Q3 है, ये दूसरे डेटे का Q1 है. अब देखें क्या
ये तो कह रही थी कि लूट 26 के प्लांट बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, जबकि ये मैसेज आ रहा है कि नहीं जी उसमें तो वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा है, तो पाक 81 में है। जो गड़बड़ थी ना रेंज वाली, वो 50 की वजह से आ रही थी, और जब मैंने डेटे को अरेंज किया तो 50 तो यहाँ कहीं रह गया, क्वार्टल यहाँ से कैलकुलेट हुआ जो कि 81.50 था। तो ये इंप्रूवमेंट शो करी उसने कि अगर डेटा में आउटलायर आ जाए, रेंज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, तो हमें वेरिएशन के लिए रेंज की तरफ नहीं बल्कि IQR की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए। ये दो मेजर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं डिस्टेंस बेस्ड मेजर्स। अब जरा हम पढ़ते हैं सेंट्रल बेस्ड मेजर्स, सेकंड कॉन्सेप्ट। एक तो था ना डिस्टेंस बेस्ड मेजर के जी आप वैल्यूज का डिस्टेंस ले लेते हैं और वैल्यूज के डिस्टेंस के बाद हम उनको देखते हैं कि किन का डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, जिनका डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है उनमें वेरिएशन ज़्यादा है। अब एक सेकंड कॉन्सेप्ट है वेरिएशन मेजर करने का, उनको हम कह देते हैं कि सेंट्रल बेस्ड मेजर। अब सेंट्रल बेस्ड मेजर क्या है, पहले हम आइडिया देखते हैं। आइडिया दिया जा रहा है, आइडिया ये है कोई डेटा सेट है और आइडिया कह रहा है सिलेक्ट सिंगल वैल्यू, पूरे डेटा सेट की एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू एज द रेफरेंस वैल्यू। उस डेटा सेट की उस वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। अगर किसी भी वैल्यू को आप एज एन रेफरेंस वैल्यू डिक्लेयर करोगे तो बाकी वैल्यू हमें एतराज तो करेंगी ना, या आप ही मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर डेटे में तो 10-15 वैल्यूज थी और आपने कहा है कि ये रेफरेंस वैल्यू 1, पहली वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू कह दें तो दूसरी वैल्यू को क्यों ना कहें। हाँ कहा जा सकता है, तो तीसरी वैल्यू में क्या एतराज है, तीसरी को कह दें। फोर्थ में क्या एतराज है, तो एतराज तो फिर सब पे ही है, झगड़ा हो जाएगा ना। तो फिर ऐसी रेफरेंस वैल्यू आप डिक्लेयर कर दें जिसमें वो जो डेटा की 10-12 वैल्यूज हैं समझ ले वो आपस में झगड़े भी ना, वो कहेंगे हाँ चले ठीक है इसी को बना दे, हम सारे इस पर राजी हैं। तो आइडियल रेफरेंस वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, इज द मीन ऑफ द डेटा। ये है रेफरेंस वैल्यू आइडियल। क्यों, मीन के ऊपर सब राजी इसलिए होंगे कि इस रेफरेंस वैल्यू की कैलकुलेशन में ये फार्मूला जब यूज होगा तो सारी वैल्यूज आप ऐड नहीं करेंगे, तो आपने किसी एक वैल्यू को भी नहीं छोड़ा इसको बनाने में। तो इसलिए मीन इज द आइडियल रेफरेंस वैल्यू ऑफ द डेटा। तो अब आपने क्या करना है कि जी एक वैल्यू को रेफरेंस बनाना था, पहले कंफ्यूजन थी, अब क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, डेटे का मीन कैलकुलेट करेंगे, वो एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। फर्ज करें डेटे का मीन हमने कैलकुलेट किया, वो 50 आ गया। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज को आपस में नहीं, सारी की सारी वैल्यूज को उस 50 के से डेविएट करना है। टेक द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम मीन, क्योंकि उस वक्त तो रेफरेंस वैल्यू है, एंड देन टेक द सम ऑफ ऑल द डेविएशंस। बहुत सारी डेविएशंस आएंगी, जो वैल्यू रेफरेंस के करीब होगी उसकी डेविएशन कम आएगी, जो वैल्यू रेफरेंस वैल्यू से दूर होगी उसकी डेविएशन ज़्यादा आएगी। हमने तो प्रॉमिस किया था हम सिंगल नंबर से वेरिएशन बताएंगे, तो झगड़ा तो फिर वहां पर वही आ गया कि कोई वैल्यू मीन के करीब है, 10 वैल्यू था तो 10 ही डेविएशन आएंगी, बिल्कुल 10 ही आएंगी। लाइक हर एक जो डॉट है ये इस वक्त एक वैल्यू है, और ये वैल्यू फर्ज करे जो मैंने डार्क किया हुआ ये डेटे का मीन है, और ये हर डॉट एक वैल्यू है। कोई वैल्यू मीन के करीब है, कोई वैल्यू मीन के दूर है। तो मैं ये लाइन अगर लगाऊं, ये लाइन लगाऊं, ये लाइन, तो ये लाइन को अगर लिखना चाहूँ तो कहीं ये डेविएशन लाइन है, डिफरेंस ऑफ वैल्यू फ्रॉम मीन है ना। कोई वैल्यू मीन के करीब है उसकी डेविएशन कम है, कोई मीन से दूर है उसकी डेविएशन ज्यादा आ रही है, तो ये डेविएशन है। अब मैं जरा इसको इम्प्लीमेंट करना, अभी मैंने आइडिया आपसे दिया है, अच्छा लगा ना मैं आइडिया कि जस्ट सेलेक्ट अ सिंगल वैल्यू इन द डेटा एज द रेफरेंस वैल्यू, take the deviation of the values from the reference. If there are 10 values then there are 10 deviations in the data, और उसको सिंगल नंबर में करने के लिए बाद में उसका हम सम कर लेंगे, तो तमाम डेविएशन को हम इकट्ठा कर लेंगे। ऐसी एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, ऐसी हाइपोथेटिकल डेटा है। फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द यील्ड पर प्लॉट ऑफ 3 wheat varieties, 3 wheat varieties होगी गई हैं A, B and C। कंपेयर the yield performance of 3 varieties। पहली जो wheat variety है A, एक प्लॉट से उसकी हमें yield मिली है वो 40 मिल रही है, दूसरे प्लॉट पे 100 किया 50 आई, तीसरे पे 100 किया तो 60 आई।
बी वैरायटी, पहले प्लॉट पे शो किया तो 30, दूसरे प्लॉट पे शो किया तो 50, तीसरे पे शो किया तो 70। सी वैरायटी, एक प्लॉट पर उसी को शो किया तो 10 kg सिर्फ फीड मिली, दूसरी दफा शो दूसरे प्लॉट पे शो करके देखा तो वहां से 50 मिली, तीसरे पर शो किया तो 90 चले गई। पता नहीं क्या हो रहा है, वैरायटी वही है ऑलमोस्ट, हमने सारा कुछ फर्टिलिटी लेवल और फर्टिलाइजर और एवरीथिंग सेम रखी है। 3 जरा प्लॉट पे लगाई थी, एक जैसे प्लॉट थे, एक ही जैसी खाद दी है, एक ही जैसी बाकी भी अपने प्रैक्टिसेस की हैं, लेकिन 10 भी आ रही, 90 भी आ रही। वेरिएशन तो तीनों में आ रही है, तीनों वैरायटीज में आ रही है। अब जो मैंने ऊपर एक आइडिया लिया है अब वेरिएशन मेजर करने का, तो ये है कि आप क्या करें, पहले डेटे की रेफरेंस वैल्यू कैलकुलेट करें। 150 डिवाइडेड बाय 350 बनती है, दूसरे डेटे की ये भी 150 बनेगी, तीसरे डेटे की ये भी 50, पर तीनों की रेफरेंस वैल्यू 50 ही बनती है। ओके, अब जरा पहले वैल्यू की डेविएशन लेते हैं। डेविएशन 40 माइनस 50 किया, आंसर के साथ साइन बड़ी वैल्यूज का आया -10, ये -10, 50 माइनस 50 0 एंड 60 माइनस 50 10, कीपिंग द साइन एज दैट। ठीक है जी, ये पहले की हमें समझ आ गई। इसी तरह से मैंने सेकंड की डेविएशन भी ली, फ्रॉम 50 एंड फ्रॉम 50, और सिमिलरली थर्ड की 10 minus 50 minus 40, 50 minus 50, 50 and 90 minus 50 which is 40. अब आई थिंक सो कि वो रिकनेक्ट हुआ है। तो हमने डेविएशंस फ्रॉम मीन ली, किसी की डेविएशन ज्यादा है, क्लोज टू मीन है, किसी की डेविएशन ज्यादा है, फार अवे फ्रॉम मीन है, सम वैल्यूज आर क्लोज टू मीन। हर डेटा में हो रहा है, हर डेटा में यही चल रहा है। In some data set values deviation are small, it means values are close to mean. Deviation of large, values are far away from mean. Deviations are too much large, values are further away from mean. तो नजर तो आ रहा है, लेकिन अभी ऐसे तो नहीं बताएंगे कि जी -10 की भी वेरिएशन है, 0 को भी है, 10 की भी है। हम कहते हैं कि इसको सम करें, और जब आप सम करोगे सारे सम 0 नहीं आएंगे। -10 + 10 भी है, -20 + 20 भी है, -40 + 40 भी है। और इसके बाद किसी को बताएं जरा टोटल वेरिएशन क्या है, आपने तीनों में 0 है, क्या तीनों में वेरिएशन 0 जी, 0 आ रही है। आपने जो आइडिया दिया था उसी बेस पे तो ये ऐसे ही किया है। जरा मैंने इसी चीज की थोड़ी सी पिक्चर भी शो की है कि जो एक्चुअली रेड डॉट है ये मीन है, और बाकी जो 2 वैल्यूज हैं इसकी सराउंडिंग में है। ठीक है जी, काफी क्लियर है, इसलिए तो डेविएशन कम आ रही है। रेड डॉट मीन है और वैल्यूज स्प्रेड ज्यादा है, डेविएशन भी ज्यादा ही है, बिल्कुल ठीक है। तीसरी वैरायटीज में और ज्यादा डेविएशन है, 40-40 की है, ऊपर की जाने भी है, नीचे की जाने भी। ग्राफ तो बिल्कुल देख के अंदाजा हो रहा है, लेकिन जब हम न्यूमेरिक करते हैं चीजों को और बाद में सम करके सिंगल वेरिएशन बनाते हैं तो 0 आ जाता है। ये बेसिकली इस डेटा सेट के लिए 0 नहीं आ रहा कि मैंने शायद को बड़ा सिस्टमैटिक डेटा सेट लिया हुआ है, इस वजह से ये 0 आ रहा है, बल्कि ये तो हमेशा ऐसा ही होगा। हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक में बड़ी डिटेल के साथ, और वो ये है, एक्चुअली मैं इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ स्प्रेड कम है, यहाँ स्प्रेड ज़रा ज़्यादा है, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सम सबका 0 आएगा, और ये 0 आने की रीज़न है हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी आप डेटे की मीन से डेविएशन लेंगे तो डेविएशन का सम तो हमेशा 0 आएगा। ये तो फिर बात किसी भी डेटा सेट के लिए ट्रू होगी, चाहे उसमें वैल्यू मीन के करीब ही क्यों ना हो, इनका सम भी 0, वैल्यू मीन से काफी दूर ही क्यों ना हो लेकिन उनका सम भी 0। तो ये तो फिर ठीक नहीं है ना। आप कहें जी कि ये तो फिर हर डेटा में 0 आ जाना, इससे क्या पता चलेगा किसमें ज्यादा किसमें कम है। और ये रीजन है, इसे हम कहते हैं कि दिस इज बेसिकली द कैंसलिंग साइन प्रॉब्लम। साइन आपस में कैंसिल होंगे और लाजमी होंगे।
आप प्रूफ कर लें कोई भी डेटा लेके, डेविएशन ले, मीन से सम करें, जीरो आएगा, डेटा कोई अपनी मर्जी से ले एनीवन। तो ये तो हमेशा जीरो ही होगा, और इसके जीरो होने की रीजन है इनका साइन, नेगेटिव पॉजिटिव साइन। आप कहेंगे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन की वजह से जीरो आएगा, तो बिल्कुल आएगा। हमारे लिए ये भी वेरिएशन है, चूंकि ये मीन से 10 यूनिट नीचे है, हमारे लिए ये भी वेरिएशन है क्योंकि ये मीन टारगेट से 10 यूनिट ऊपर है। तो हमारे लिए तो ये दोनों एरर ही हैं, वेरिएशन ही है। लेकिन जब हम इनको साइन को साथ रखते हुए ऐड कर लेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसे ही कह रहे हैं कैंसलिंग साइन प्रॉब्लम आ रहा है कि साइन कैंसिल करते हैं आपस में, जीरो कर देता है। अब हमारे लिए तो दोनों डेविएशन है, लेकिन सम करेंगे तो वो जीरो जाता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि जो चीज आपको प्रॉब्लम करे और वो चीज आपको रिक्वायर भी ना हो, क्यों उसको साथ साथ लिए फिर रहे हैं, क्यों ना उसे हम इग्नोर करें, क्यों ना उसे हम टैकल करें। इसका सोल्यूशन क्या है, आप डेविएशन को स्क्वायर करके सम करें, स्क्वायर करके इसको सम करते हैं, ये मसला ही ठीक होता है। Square the deviations and then sum the square deviations to get rid of cancelling sign problem. This is the solution. एक प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को फेस किया, आइडिया ठीक था, रेफरेंस वैल्यू ले, डेविएशन ले, सिंगल वैल्यू बनाए ताकि समरी बने, लेकिन एक प्रॉब्लम आया कि ये तो जीरो हो रहा है, साथ पूछा गया कि नेगेटिव पॉजिटिव आपको चाहिए, ये चाहिए तो नहीं, तो फिर स्क्वायर करके खत्म करते हैं उसे। तो स्क्वायर द डेविएशन, और उसके बाद आप इसे सम करते हैं। अब डेटा में वैल्यूज कम ज्यादा हो सकती हैं, उसको हमको डिवाइड भी करते हैं। जब भी हम किसी चीज की एवरेज की बात करते हैं, फर्ज करें मैं कहता हूँ ना एवरेज करनी है, आप मैं पूछूं किसकी करनी है, एक्स की करनी है, ये नहीं एक्स की हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की एवरेज करनी है, स्क्वायर की कर देते हैं। डेविएशन की एवरेज करनी है, डेविएशन की एवरेज कर देते हैं, ये ले डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन की एवरेज करनी है, स्क्वायर डेविएशन की कर देते हैं। तो वेरिएंस क्या है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, इसे वेरिएंस बोलते हैं। ये जो फार्मूला है, क्या फार्मूला बन गया फिर कि डेविएशन लें, उसको स्क्वायर करें, सम करें, वैल्यू से डिवाइड करें, ये एवरेज बन गई। इसको वेरिएंस कॉल करते हैं, और वेरिएंस के लिए पेट नोटेशन है एस स्क्वायर। वेरिएंस के लिए पेट नोटेशन है एस स्क्वायर। जब भी हमें वेरिएंस, जैसे मीन लिखते हुए एक्स बार ऊपर लिखते थे, तो वेरिएंस लिखते हुए एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर फिर क्या है, टेक द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द मीन, जब भी किसी डेटा का वेरिएंस फाइंड करना हो, स्क्वायर इट, सम इट एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, डेटा का वेरिएंस आता है। तो जो पहला डेटा है उसकी डेविएशन का स्क्वायर किया जब, तो 10 का स्क्वायर नेगेटिव भी था, लेकिन स्क्वायर में पॉजिटिव 0 और पॉजिटिव 200 आ गया टोटल, डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया 6.67। सिंगल वैल्यूज के साथ हमें वेरिएशन का आइडिया हो गया। दूसरे का स्क्वायर किया तो 800 और वो आ गया 266। तीसरे का स्क्वायर किया तो 3200 और वो आ गया 3। अब इसको जब आप कंपेयर करोगे तो बड़ा क्लियर मैसेज मिल रहा है कि जो फर्स्ट वैरायटी है, आल्दो उसमें भी वेरिएशन आ रही है फ्रॉम प्लॉट टू प्लॉट, लेकिन उसकी वेरिएशन काफी कम है एज कंपेयर टू द वेरिएशन ऑफ द यील्ड इन द सेकंड वैरायटी एंड द थर्ड वैरायटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है। हल फिर क्या निकाला हमने, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर करके सम कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर दीजिएगा। तो इस कैलकुलेशन को, इस फार्मूले को कह लें हम वेरिएंस कॉल करते हैं। तो वेरिएंस जो है वो डेटा सेट का कैलकुलेट, द वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और इसका एडवांटेज इट यूटिलाइजेस ऑल द डेटा। आया ना वेरिएंस, एक्स टेक, अगर वेरिएंस कैलकुलेट करना, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको स्क्वायर करके सम कर लेंगे, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, नोटेशन में से स्क्वायर लिख देंगे, तो ये डेटा का वेरिएंस आ जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन स्क्वायर डिफरेंसेस, यस, बिटवीन द वैल्यूज एंड द मीन, एंड द वेरिएंस इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। जिसका भी वेरिएंस आपने लेना हो उसके ऊपर हम एस स्क्वायर जो है वो
मेंशन कर दें। प्रॉब्लम विद द वेरिएंस, इसके साथ भी मसला है, देख लेते हैं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। अब लग तो रहा था सारा कुछ तो ठीक हो गया। वेरिएंस मेजर्स द वेरिएशन इन द डेटा एज द स्क्वायर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द डेटा। हाँ ये तो है, ये देखिए ये जो डेटा सेट है यील्ड थी, यील्ड केजी में मेजर थी, ये आंसर केजी में होगा, मीन केजी में होगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो ये केजी स्क्वायर हो जाएंगे, साथ यूनिट भी तो आते हैं ना साथ। डेटा सेट केजी में और जो कैलकुलेशन परफॉर्म की है वो केजी स्क्वायर में, तो वेरिएंस तो ये गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना। तो हमें तो चाहिए था कोई भी कैलकुलेशन इन द फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल, तो ये तो मसला है। सोल्यूशन भी इसका साथ ही दे दिया। टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस टू गेट रिड ऑफ स्क्वायर प्रॉब्लम विद द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन दे दें एस स्क्वायर, स्क्वायर रूट एस आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो वेरिएंस है वो स्क्वायर एस स्क्वायर, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एस। पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपका जी 9 है, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें तो प्लस माइनस लिखना चाहिए, तो मैं कह तो रहा हूँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। पॉजिटिव इसलिए लेना है कि कोई भी मेजर ऑफ वेरिएशन तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, नेगेटिव वेरिएशन नहीं हो सकती। जिसमें वेरिएशन नहीं है उसका आंसर 0 तो हो सकता है, जिस तरह से हमने इधर पढ़ा था रेंज में कि सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो उसका आंसर 0 आएगा वेरिएशन का। और अब अगर आप उसी डेटा की आप किसकी बात करें, 8, 8, 8 और 8, मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 8 आएगा, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो सारी 0 आ जाएगी, 8 माइनस 8 जो कि मीन भी 8 है, 0। सम ऑफ द स्क्वायर्ड करेंगे तो फिर भी 0 ही आएगा, x माइनस एक्स बार स्क्वायर करके सम करेंगे, डिवाइडेड बाय वैल्यूज करेंगे तो 0/4 तो 0। तो वेरियस नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, स्क्वायर ने पॉजिटिव कर देना, इस स्क्वायर ने पॉजिटिव कर देना। तो कोई भी मेजर ऑफ वेरिएशन कैन नेवर बी नेगेटिव, कम से कम वैल्यू 0, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक मेजर ऑफ वेरिएशन है, तो देन हम कहेंगे इट हैज द सेम यूनिट्स as the units of the original data. It has the same units as the units of the original data. The standard deviation of a data set is the positive square root of the variance. It is measured in the same units as the data, making it more easily comparable. The standard deviation is denoted by S. Same unit में आ रहा है सब। मैसेज अब भी वही है, this data set has smaller variation, this data set has the largest variation, लेकिन इजीली कंपेरेबल भी होगी विद द केजी, नॉट इन द केजी स्क्वायर फॉर्म। ठीक है जी, चले यहाँ तक